क्या आप जानते हैं कि वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते यह व्यवस्था जन्म पर निर्धारित हो गई। आज बात करेंगे उसी बदली हुई वर्ण व्यवस्था के बारे में। यजुर्वेद तथा अथर्ववेद में अनेक स्थानों पर चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उत्तर वैदिक काल में वर्णभेद भली भांति विकसित हो चुका था। चूंकि इस काल में याज्ञिक कर्मकांड इतने अधिक जटिल हो चुके थे कि ऐसे जटिल यज्ञों की विविध प्रक्रियाओं को संपादित करने के लिए विशेषज्ञ होना अनिवार्य हो गया था। ऐसे विशेषज्ञों की स्थिति सामान्य आर्यजनों से ऊंची होती थी। अरण्यों व आश्रमों में निवास करने वाले ब्रह्मवादियों और तत्व चिंतकों को भी ब्राह्मणों के इसी वर्ग में माना जाने लगा। इस प्रकार याज्ञिकों और मुनियों के एक नए वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ। विभिन्न आर्यजन जब सप्त सैंधव व प्रदेश से आगे बढ़कर पूर्वी और दक्षिणी भारत में फैलने लगे, तब उन्हें वहां के मूल निवासियों से युद्ध करना पड़ा। जो रथेष्ट अर्थात श्रेष्ठ रथी और राजन्य युद्ध में अपनी योग्यता एवं पराक्रम के द्वारा आर्यों के लिए नए नए प्रदेश अधिकृत करते गए, उन्होंने भी नए वर्ग का विकास किया, जिसे क्षत्रिय कहा जाने लगा। उनकी स्थिति भी सामान्य आर्य विषय की तुलना में ऊंची मानी जाती थी। ब्राह्मणों और क्षत्रियों के अतिरिक्त जो सर्वसाधारण आर्य जनता में सभी प्रकार के शिल्पी, वणिक, कृषक, पशुपालक आदि भी थे, उन्हें विषय अर्थात वैश्य कहा जाता था। समाज में जो सबसे निम्न वर्ग था और जो आर्य गृहस्थों की सेवा में दास, चाकर, सेवक, कर्मकार आदि के रूप में कार्य करते थे, उन्हें शूद्र कहा गया। तीनों उच्च वर्ण के बालक अपने अपने कुल के उपयुक्त विद्या प्राप्त कर और यज्ञोपवीत धारण कर द्विज बनने का प्रयास करते थे। यज्ञोपवीत को द्विज का चिन्ह माना जाता था। प्रत्येक वर्ग की पहचान के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञोपवीत की कल्पना भी की गई। तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में ब्राह्मण के लिए सूत का, क्षत्रिय के लिए सन का तथा वैश्य के लिए ऊन के यज्ञोपवीत धारण करने का विधान लिखा है। तीनों वर्णों के लिए अग्निहोत्र का समय भी भिन्न भिन्न ऋतुओं में ही रखा गया था। जैसे ब्राह्मण के लिए बसंत ऋतु, क्षत्रिय के लिए ग्रीष्म और वैश्य के लिए शीत ऋतु। यह सभी बातें स्पष्ट करती हैं कि उत्तर वैदिक काल में वर्णभेद धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। इतना ही नहीं, प्रत्येक वर्ण में भी अनेक वर्ण का विकास होने लग गया था। उदाहरण स्वरूप ब्राह्मण वर्ण में ऋषि, आचार्य, राजपुरोहित, साधारण पुरोहित, राज्य मंत्री तथा शिक्षक, उपदेशक इत्यादि थे। वहीं क्षत्रिय वर्ण में राजवंशी, राजपुरुष, शासक, सैनिक इत्यादि थे। व्यापार, कृषि एवं उद्योग धंधों के विकास के कारण वैश्यों में भी कई वर्ग बन गए थे, जो धीरे धीरे एक दूसरे से पृथक होने लगे। इस प्रकार उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था में स्थिरता आने लग गई थी। इन सब के बावजूद बहुत से विद्वानों का यह मानना है कि वर्णभेद बहुत अधिक दृढ़ नहीं हो पाया था। अभी भी वर्णभेद का मुख्य आधार कर्म था, न कि जन्म। आपस्तंभ धर्म सूत्र में स्पष्ट लिखा है कि अधर्म का आचरण करने से उच्च वर्ण का व्यक्ति अपने से निम्न वर्ण का ही रहता है और धर्माचरण के द्वारा निम्न वर्ण का व्यक्ति अपने से उच्च वर्ण को प्राप्त करता है। छांदोग्य उपनिषद में भी ऐसी ही कुछ कथा आती है कि सत्यकाम जाबाल जब आचार्य गौतम के पास विद्याध्ययन के लिए गया तो आचार्य ने उसके पिता के संबंध में पूछा। सत्यकाम ने अपने प्रत्युत्तर में कहा कि उसे अपने न तो पिता का नाम ज्ञात है और न ही अपने गोत्र का पता, क्योंकि उसकी माता एक परिचारिका के रूप में घरों में काम किया करती थी। सत्यकाम जाबाल के कुल व गोत्र का पता न होने के बाद भी आचार्य गौतम ने उसे विद्याध्ययन कराना स्वीकार कर लिया और विधिवत यज्ञोपवीत संस्कार करा के उसे अपना शिष्य बना लिया।
ऐसे ही कई उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि इस समय तक वर्णभेद ने ऐसा रूप ग्रहण नहीं किया था कि ब्राह्मण और क्षत्रिय कुल के जन्म के लिए बिना कोई व्यक्ति इन वर्णों में शामिल ना हो सके। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक जरूर करें और चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।